नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी संसद की, और इस वीडियो में बात करेंगे हम संसदीय समितियों की। संसदीय समितियों को आप मंत्रिमंडलीय समिति से कंफ्यूज मत कर लेना, दोनों जो हैं अलग अलग समितियां हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं सरकार की, और जो संसदीय समितियां होती हैं वो होती हैं संसद की। ठीक, अब बात करते हैं अर्थ की। संसद इतनी बड़ी और भारी भरकम संस्था है कि वह अपने समक्ष लाए गए विषयों का प्रभावकारी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती। संसद के कार्य विविध, जटिल तथा बड़े होते हैं। साथ ही संसद के पास ना तो पर्याप्त टाइम होता है और ना ही आवश्यक विशेषज्ञता। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिससे कि समस्त विधायी उपायों तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। यही कारण है कि अनेक समितियां इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियम ही प्रभावी होते हैं। इस प्रकार एक संसदीय समिति वह समिति है जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है, अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं। दूसरा, जो लोकसभा अध्यक्ष सभापति के निर्देश के अनुसार कार्य करती है। तीसरा, जो अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। ठीक। चौथा, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से ही गठित होती है, लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती, क्योंकि यह उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। यदि किसी समिति को संसदीय समिति बनना है तो उसे इन 4 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। मोटे तौर पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां तथा तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो कि जब से बनी हैं तब से बनी हैं। ठीक, उनका कुछ नहीं हुआ। ठीक, इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है, जो उनका समय निश्चित होता है। और तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है तथा जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है वह प्रयोजन समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ये अस्तित्व में नहीं रह जाती। बात करते हैं स्थायी समितियों की। कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समितियों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। पहला, वित्त समितियां, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं। ठीक, इनका हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहला, वित्त समितियां, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक। दूसरा, विभागीय स्थायी समितियां, इनकी संख्या है 24। तीसरा, जांच के लिए गठित समितियां, जिन्हें हम जांच समितियां भी कहते हैं, याचिका अथवा आवेदन के लिए गठित समिति। दूसरा, विशेषाधिकार समिति। तीसरा, आचार समिति। बात करते हैं चौथे की, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां। इसके अंतर्गत पहली, सरकारी आश्वासन समिति। दूसरा, अधीनस्थ विधायन समिति। तीसरा, विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति। और चौथा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। पांचवा, स्त्री सशक्तिकरण समिति। और छठवा, लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। अब बात करते हैं 5वें की, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। पहली, कार्य सलाहकार समिति। दूसरा, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति। तीसरा,
विनियम समिति। चौथा, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। ठीक, अब बात करते हैं छठवें की, सदन समितियां अथवा सेवा समितियां। इसके अंतर्गत पहली, सामान्य प्रायोजन समिति। दूसरी, सदन समिति। तीसरी, पुस्तकालय समिति। और चौथी, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। बात करते हैं तदर्थ समितियों की। तदर्थ समितियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जांच समितियां। दूसरा, सलाहकार समितियां। पहला, जांच समितियों का गठन समय समय पर किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अथवा इनका गठन जो विषय चुने जाते हैं उन पर जांच करने के लिए और उन पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सलाहकार समितियों की। सलाहकार समितियों के अंतर्गत विधेयकों के लिए गठित प्रवर तथा संयुक्त समितियां सम्मिलित होती हैं, जिनका गठन किसी विशेष विधेयक के बारे में विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से इस अर्थ में भिन्न होती हैं कि ये विधेयकों से ही संबंधित होती हैं और इनके द्वारा जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वे कार्य पद्धति के नियमों तथा लोकसभा अध्यक्ष सभापति के निर्देशों में लिखित होती है। जब किसी सदन में कोई विधेयक सामान्य चर्चा के लिए लाया जाता है तब सदन चाहे तो उसे सदन की प्रवर समिति को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज सकता है। बात करते हैं स्थायी समितियों के अंतर्गत वित्तीय समितियों की, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो बात करते हैं पहली समिति की, लोक लेखा समिति। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। आप याद रख लीजिएगा, 1921 में इसका गठन हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है कि भैया आपको भी प्रतिनिधित्व मिला है, आपको भी। ठीक, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, ठीक, चाहे वित्त मंत्री हो, किसी भी मंत्री का निर्वाचन इसमें नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है। जो ये लोक लेखा समिति है ये क्या करती है, कैग की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, 1 साल की रिपोर्ट होती है, उसकी जांच करती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन या 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहली, विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। दूसरा, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। और तीसरी, सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। अब बात करते हैं दूसरी और महत्वपूर्ण समिति की, प्राक्कलन समिति। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। ये 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इस समिति में
राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। ठीक, लोक लेखा समिति में क्या था? लोक लेखा समिति में था 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा से होंगे। इसमें राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। ठीक, इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये बात जो है वो आप याद रखिएगा कि कोई भी मंत्री किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। ठीक, और इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना, इसलिए इसे सतत किफायत समिति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, इसका प्रमुख कार्य है कि मान लो यदि कोई पुल 100 करोड़ में बन रहा है तो भैया देखेंगे कि उसको क्या हम 90 करोड़ में बना सकते हैं, क्या हम उसको 80 करोड़ में बना सकते हैं। कुल मिला के ये बचत समिति है। ठीक, प्राक्कलन समिति जो है ये बचत समिति का कार्य करती है। अब बात करते हैं सार्वजनिक उद्यम समिति की। यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई। शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से तथा 5 राज्यसभा से। हालांकि 1974 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष बनाता है। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। ये जो सार्वजनिक उद्यम समिति है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक, अब बात करते हैं विभागीय स्थायी समितियों की। इनकी संख्या होती है भैया 24। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंधी स्थायी समितियां गठित की गईं। 2004 में ऐसी 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार इन समितियों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। स्थायी समितियों का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद को और अधिक उत्तरदायी बनाना है, विशेषकर वित्तीय दायित्व को। ये समितियां संसद के बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं कि भैया जो बजट है उस पर सार्थक चर्चा किस प्रकार से की जाए। ठीक, इन 24 स्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। ठीक, हर विभाग के लिए अलग समिति। ठीक, प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य 21 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी स्थायी समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। यदि समिति सदस्यों में से कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता चली जाती है। गठन के समय से लेकर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 24 स्थायी समितियों में 8 समितियां राज्यसभा से तथा 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम संसदीय मंच की, पार्लियामेंट्री फोरम्स की। थैंक यू।